हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक के बारे में, ठीक है? हम मिलते रहते हैं। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक के बारे में। और जो टॉपिक है आज का वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, आपने ये देखा होगा कि जब बहुत देर तक आप मोबाइल फोन यूज करते हैं या आपका लैपटॉप यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कि वो गर्म हो जाता है। अब आपको अच्छा नहीं लगता वो गर्म हो जाता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं? तो अगर बहुत ज्यादा गर्म होता है, जैसे आपने नया नया फोन लिया और वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो आप क्या करते हैं? आप दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको कहते हैं हमें ये मोबाइल नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हीट होता है। या आप बोलेंगे कि ये बहुत हीट होता है, इसको आप ठीक करके दीजिए। तो वहां पे जब वो हीट कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। एट द सेम टाइम, जब आपके घर पे आयरन होती है, आयरन जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है या गीजर है, अगर वो गर्म ना हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है। अगर आपके पास कोई टोस्टर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो अगर आप सुबह सुबह नाश्ता करने जाते हैं, ब्रेड को टोस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो गर्म ही नहीं हो पाता, टोस्ट ही नहीं हो पाती ब्रेड, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप बोलेंगे कि मैं जिस काम के लिए इस टोस्टर को लेके आया वो काम ही नहीं हो रहा है। तो अब आप सोच रहे हैं कि एक जगह पे जब हीट ज्यादा हो रहा है तब मुझे बुरा लग रहा है, और एक जगह पे जब हीट नहीं हो रहा है तब भी मुझे बुरा लग रहा है। तो बेसिकली हीट का काम क्या है, ये हीट कैसे जनरेट होती है, और कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे ये हमारे लिए अच्छी हो सकती है। आज हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हीट आती कहाँ से है। ये जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ये होता जनरेट कैसे होता है। तो एक इससे पहले आपने ऑलरेडी पढ़ा है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा आज हम डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो आता है रेसिस्टेंस की वजह से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रेसिस्टेंस की वजह से कैसे आता है, तो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, ठीक है? मेरे पास एक वायर, ये एक वायर है। इस वायर के अंदर ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप जानते हैं। जैसे कुछ ऐसे, इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट? तो अब क्या होता है, जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ऐसे मोशन में। तो जब ये मूव करते हैं तो आप देखें कि इनके रास्ते में ना, इनके रास्ते में जब ये मूव करते हैं तो इनके रास्ते में प्रोटॉन्स आ जाते हैं। और प्रोटॉन्स आ जाने की वजह से क्या होता है कि रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। और रेसिस्टेंस जब क्रिएट होता है तो वो एनर्जी जो होती है, जिसकी जब रेसिस्टेंस हो ज्यादा होता है तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और जिसकी वजह से आप किसी वायर को अगर टच करेंगे तो बाहर से आप उसको हीट फील कर सकते हैं। अगर बाहर से उसको टच भी करेंगे ना, साइड से आप उसको टच करके देखेंगे तो वहां पे आप हीट फील कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर अप्लायंसेस है, उसको बहुत देर तक अगर आप यूज करते हैं तो कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है ना। तो वो गर्म क्यों हो जाता है? इसी वजह से हो जाता है। हमने पढ़ा था ये पार्ट, जब इससे पहले हम देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। उसमें हमने देखा था कि अगर बहुत देर तक हम किसी अप्लायंस को यूज करते हैं, किसी कंडक्टर में बहुत देर तक करंट फ्लो होता है, तो रेसिस्टेंस की वजह से वहां पर हीट जनरेट हो जाती है। और यही हीट है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो ये हीट जनरेट क्यों हो रही है, अब ये तो हम समझ गए कि ये रेसिस्टेंस की वजह से हो रही है। यानी जब रेसिस्टेंस होगा तो हीट जनरेट होती है। अब ये हीट बहुत तरीके से बढ़ भी सकती है। आपने लास्ट टाइम देखा था कि हीट कैसे कैसे ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से हीट इंक्रीज हो सकती है। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि ये जो हीट है जो ज्यादा इंक्रीज होती है, क्या इसका कुछ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या इसका कुछ फायदा हो सकता है इस हीट से? तो बिल्कुल हो सकता है। इस हीट से हमें फायदा भी हो सकता है। उस कैसे होता है वो फायदा, आज हम इसमें देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज ना हो तो हमारे घर में बहुत बार ऐसा हो सकता है, जब वोल्टेज बहुत हाई हो जाते हैं तो घर में बहुत सारा, जब ज्यादा कुछ हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो खराब हो सकते हैं। तो फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज बेसिकली क्या होता है? फ्यूज कुछ ऐसे काम करता है। फ्यूज जैसे मेरे बाहर से एक कनेक्शन आया और यहाँ पर एक लगा है फ्यूज, और ये आगे पास ऑन करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको मैं बता दूं, जैसे ये जो पार्ट है, ये फ्यूज का पार्ट, इसका रोल ये होता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है करंट की वजह से, जो कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंडक्टर, तो ये क्या करता है, ये जो फ्यूज है बेसिकली, इसका जो वायर है यहाँ पर, इसका जो मेटल है वो मेल्ट हो जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी सुटेबली बनाया जाता है कि ये जितना हीट को एब्जॉर्ब कर सके, जितना रिक्वायर्ड करंट है उतना तो पास ऑन कर सके, लेकिन उससे ज्यादा जब हो जाएगा तो उसको फ्यूज कर देगा। तो फ्यूज कैसे हो जाएगा? वो फ्यूज का काम क्या है बेसिकली, ये मेल्ट हो जाएगा, तो बीच में से ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये कुछ ऐसे यहाँ से टूट जाएगा।
अब अगर ये टूट गया तो कनेक्शन ही टूट जाएगा, और कनेक्शन टूट गया तो आगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो क्या करते हैं, एक वायर जैसे बाहर से आया और ये घर का, इसके बीच में हमने क्या किया, एक फ्यूज को लगा दिया है। अब फ्यूज का काम क्या हुआ, जब ज्यादा हीट होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे वायर सेफ हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट है वायर में, इसीलिए। तो इससे आपका कितना फायदा हुआ कि आपके सारे के सारे अप्लायंसेस जो कि बहुत ज्यादा खराब हो सकते थे, वो सब सेफ हो गए। तो ये आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से दिखता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, ये आपने देखा होगा आपके बिल्डिंग में, अगर आप जाएंगे नीचे तो बोर्ड में आपको ये देख सकते हैं। ये आपको बहुत इजीली देखने के लिए मिल सकता है, बहुत सारे घर में आपको ये मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है जहां पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा फायदा हो रहा है। ठीक है, जैसे लैपटॉप गर्म हो रहा है तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, और देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है। देखो, एक इलेक्ट्रिक आयरन, अब इलेक्ट्रिक आयरन ना हो तो हमारे कपड़े आयरन कौन करेगा, है ना। इसकी वजह से हमारे कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं कंडीशन में, रिंकल्स नहीं आते। तो ये काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक आयरन करता है। वैसे हमारे पास एक रूम हीटर भी है। रूम हीटर मतलब सर्दियों में जब आपको रूम गर्म करना होता है तो हम रूम हीटर को लगाते हैं। तो रूम हीटर क्या करता है, रूम को गर्म करता है। कैसे करता है, सेम फिनोमिना। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो वो हीट देगा, और उस हीट से क्या होगा, रूम गर्म होगा। सिमिलरली मेरे पास है यहाँ पर टोस्टर। आप देख सकते हैं सुबह सुबह नाश्ता करने जब आप जाते हैं तो कई बार टोस्ट खाने की आपकी इच्छा है, तो आप ब्रेड को टोस्ट करते हैं। तो वो टोस्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप टोस्टर में डालते हैं। टोस्टर का फिनोमिना भी कैसे काम करता है, ये सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करता है। ज्यादा इलेक्ट्रिक हीट जाएगी तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो रेसिस्टेंस ज्यादा हीट कैसे होगा, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा जनरेट होगी बेसिकली। ये प्रिंसिपल है। अब ये कैसे काम करता है इसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, तब तक हम पहले ये समझ लेते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में, जो हमारी डेली लाइफ में ये एप्लीकेशन हम बेसिकली इनको यूज करते हैं, ये अप्लायंसेस को यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन होगा किसका, हीटिंग इफेक्ट का। अगर हीटिंग इफेक्ट्स जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो रहा है उसको हम कुछ सही जगह पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं। तो ये कैसे होते हैं, जब इलेक्ट्रिक्स, इनके लिए बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आप एग्जांपल ले एक नॉर्मल वायर का, कॉपर वायर, जो हमारे घरों में होता है जनरली, बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि जो घर में वायर घूमते हैं उसके अंदर मोस्टली एक कॉपर वायर होता है अंदर, जो कि करंट को पास करते हैं। अब उसका रेसिस्टेंस तो उतना ज्यादा होता नहीं है, तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा ना होने की वजह से वो ज्यादा हीट भी नहीं करता। लेकिन अगर मुझे ज्यादा हीट चाहिए तो मुझे तो मटेरियल भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा है इससे पहले की वीडियोस में, आपने देखा होगा कि जहां पर मटेरियल डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे भी। तो अगर कॉपर में ये रेसिस्टेंस कम है तो हमें कोई ऐसा मटेरियल ढूंढना पड़ेगा जहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा हो, जिससे कि हमारा फायदा हो। भाई रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा, और हमें तो हीट ही चाहिए। तो हम कुछ ऐसा मटेरियल लाते हैं जिससे ये चीज हमारे लिए आसान हो जाती है। तो जनरली हम एक नाइक्रोम करके एक अलॉय होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और एट द सेम टाइम इसका काम ये होता है कि ये रेसिस्टेंस क्रिएट करता है और उससे हीट बहुत मिलती है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कुछ एप्लीकेशंस भी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो हीटिंग इफेक्ट क्या हुआ हमने वो समझा, और उसके एप्लीकेशन कुछ हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। आपने इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे जहाँ पे हीट की वजह से हमारे अप्लायंसेस चलते हैं। ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट में कौन कौन से वो अप्लायंसेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत बेसिक सा लॉ है। ये आपने देखा होगा कि ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये लॉ देखने को मिला होगा। अब इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं तब भी ये ठीक है, या इसको आप वर्ड्स में लिखते हैं तब भी ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है हीट के बारे में, हीट किस किस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो हीट है सर्किट में, वो कौन कौन से फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर, मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आपकी और इजी हो जाए। चलिए, तो सबसे पहला है हीट। तो हीट डिपेंड करती है, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि एग्जैक्ट लॉ है वो भी हम एक बार लिख देते हैं। तो सबसे पहले, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, ये है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको बेसिकली वर्ड्स में भी लिखेंगे।
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द करंट, राइट। ये है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अब ये तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है रेसिस्टेंस की, मतलब रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। तो यहां पर हम लिखते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस। ये हुआ सेकंड स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, थर्ड स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी, टाइम, नॉट टेम्परेचर। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑल्सो। मतलब अगर ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ज्यादा टाइम तक पास करेगा तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। जैसे हमने देखा, अगर बहुत देर तक फैन चलता रहता है तो फैन गर्म हो जाता है, बहुत देर तक लैपटॉप चलता रहेगा तो लैपटॉप गर्म हो जाता है। तो बहुत देर तक अगर हम किसी अप्लायंस को यूज करते हैं तो ज्यादा करंट फ्लो होने से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से इसमें हीट जनरेट हो सकती है। तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, सो ये तीन स्टेटमेंट है बेसिकली, ये बहुत बेसिक से तीन स्टेटमेंट है, और यही हमारा जूल्स का लॉ है। तो जूल्स का लॉ हमारा अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और उसका अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें तो मीनिंग ये है, बेसिकली ये कहता है कि जब करंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, करंट इंक्रीज करें तो हीट भी इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करें तो हीट इंक्रीज होगा, और अगर ज्यादा टाइम तक हम उसको यूज करें तो भी हीट इंक्रीज होगा। और ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने जूल्स लॉ को समझा। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी, आपको इस फॉर्मूले से आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाओगे। और आज हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट जनरेट होती है वो क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और जूल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये डिटेल आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय।